अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का। फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम रिलेशन पढ़ेंगे हीट का और थर्मोडाइनामिक्स का। उसकी मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, थर्मोडाइनामिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। थर्मोडाइनामिक्स क्या है? थर्मोडाइनामिक्स जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनामिक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब डायनामिक्स का मतलब क्या है जी, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं जी, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि हम थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल हैं वो हमारे पास हीट इंजन है और रेफ्रिजरेटर है। हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन का क्या काम होता है? हीट इंजन में हम हीट को मूव करवाते हैं हाई टेम्परेचर रेजरवायर से लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ, और हमें क्या मिलता है जी, वर्क मिलता है, और जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, वर्क के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो इसके अंदर ये इस तरह कुछ काम करता है। इसके अंदर हमारे पास एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर होता है और जिससे हम हीट को मूव करवाते हैं लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, इससे हम हीट को मूव करवाएंगे लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। तो यहाँ हमने क्या लगाई होगी, कोई टरबाइन वगैरह लगाई होगी। यहाँ हमने लगाई होगी टरबाइन। तो जब हीट मूव करेगी लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ, तो कुछ हीट जो है वो ये जो हमने टरबाइन लगी है इसको चलाने के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी, कुछ एनर्जी इसको चलाने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो जब ये टरबाइन चलेगी तो इस टरबाइन के चलने से हमें क्या मिलेगा जी, यहाँ पर वर्क मिलेगा, काम मिलेगा हमें, और बाकी जो हीट है वो कहाँ चली जाएगी, लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। तो ये हीट इंजन जो है इस तरह काम करता है। उसके बाद हमारे पास है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर कूलिंग इफेक्ट्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कूलिंग इफेक्ट्स मतलब हम एसी वगैरह यूज़ करते हैं, हमारे रूम को वो ठंडा करते हैं। इसी तरह जो फ्रीज़र वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होता है जी, जो कैबिन होता है फ्रीज़र का उसके अंदर ठंडक होती है और उसको वो मज़ीद ठंडे से ठंडा करता है, जिससे उसके अंदर जो है वो कूलिंग बढ़ती रहती है और वो जो है वो पानी वगैरह को ठंडा करता है। तो ये कूलिंग इफेक्ट्स को पैदा करने के लिए इसमें क्या होता है जी, इसमें हम हीट को मूव करवाते हैं लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। अब हीट की एक प्रॉपर्टी है कि ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर से मूव करता है लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ, लेकिन यहाँ हम उसके उलट जा रहे हैं, हम लो टेम्परेचर रेजरवायर से मूव करवाएंगे हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगी, उसके ऊपर एनर्जी लगाना पड़ेगी, क्योंकि हमने हीट को लो टेम्परेचर रेजरवायर से कहाँ लेके जाना है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। तो ये इस तरह काम करता है जी। ये हमारे पास है लो टेम्परेचर रेजरवायर, ये हमारा रूम कह सकते हैं। इसके ऊपर हम करते हैं वर्क खुद से। और हीट को एक्सपेल कर देते हैं। इसको अब कह सकते हैं कि जो हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। तो अब हमने हीट को जो मूव करवाया है वर्क करके, वो लो टेम्परेचर रेजरवायर से कहाँ कन्वर्ट करवाया है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। मतलब हमने क्या किया जी, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया है किसके अंदर, थर्मल एनर्जी के अंदर। काम किया है लो टेम्परेचर रेजरवायर से, हीट कहाँ पे गई है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। मतलब हमने जो वर्क है उसको किस में कन्वर्ट किया है जी, थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया है। तो चूंकि हम यहाँ से हीट को निकाल रहे हैं, यहाँ पे हीट ऑलरेडी कम है, तो यहाँ पे क्या होगी जी, कोल्डनेस पैदा होगी, ठंडक पैदा होगी। उसके बाद हम देखते हैं जी टेम्परेचर और हीट। टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क है? टेम्परेचर क्या है जी, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। गर्मी
और ठंडक की जो शिद्दत है उसको हम क्या कहते हैं जी, टेम्परेचर कहते हैं। हीट क्या है जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी की फॉर्म होती है हीट एक। उसके बाद टेम्परेचर को हम जो कैलकुलेट करते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन के अंदर, जबकि हीट को हम जूल और कैलोरी के अंदर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर कैन नॉट फ्लो, टेम्परेचर फ्लो नहीं कर सकता, ये हमें पता होना चाहिए, टेम्परेचर कभी भी फ्लो नहीं करता। हीट कैन फ्लो, हमेशा हीट ही एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, फ्लो करती है। उसके बाद जो एनर्जी होती है टेम्परेचर की वो होती है एवरेज ट्रांसफॉर्म्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो हमेशा मूव नहीं करता है, तो इसलिए इसकी जो अभी टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है, तो इसलिए इसकी जो एनर्जी भी क्या होती है वो एवरेज ट्रांसफॉर्म काइनेटिक एनर्जी होती है उन मॉलिक्यूल्स की, कि जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं उनकी हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। जबकि जो हीट है इसके अंदर क्या होती है जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है, मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी, जितने मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म होंगे उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद जो हीट है ओनली परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन, जो हीट है वो क्या करती है जी, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करती है। अब ट्रांसलेशनल मोशन से परेशान नहीं होना, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है जी, ये लीनियर मोशन होती है। लीनियर मोशन कौन सी होती है, एक लाइन के लॉन्ग, जो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम क्या कहते हैं जी, लीनियर मोशन कहते हैं। तो ये तो था डिफरेंस टेम्परेचर और हीट के अंदर। अब हम बढ़ते हैं जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैस की काइनेटिक थ्योरी। तो गैस की काइनेटिक थ्योरी में जो पहला हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो क्या है जी, रिजिड माइक्रोस्कोपिक बॉल्स। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिकली मुआयना करें, ये कोई कंटेनर है हमारे पास क्यूब शेप का, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या रखे हैं जी, गैस मॉलिक्यूल्स रखे हैं। अब अगर हम इनका माइक्रोस्कोपिकली मुआयना करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमें इस तरह नज़र आएंगे जिस तरह रिजिड बॉल होती है, हार्ड बॉल जिस तरह होती है उस तरह नज़र आएंगे। पॉइंट 2 है फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम गैस का एक छोटा सा भी इसका हिस्सा ले लेंगे ना वॉल्यूम का, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, इसके अंदर कोई भी जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स नहीं होती। ये हम आइडियल गैस लेते हैं जी। ये जितने भी केस हम स्टडी कर रहे हैं ये किसके लिए हैं, आइडियल गैस के लिए। कि कोई अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स सपोज एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इनके दरमियान कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये फोर्सेस हमें देखने को नहीं मिलेंगी। ये एक आइडियल केस है। उसके बाद जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब अगर दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं जी, अब इनकी जो कोलिजन है ये होगी इलास्टिक कोलिजन। और हमेशा ये कोलाइड करेंगे हेड ऑन कोलिजन। इनकी कोलिजन हेड ऑन होगी और इलास्टिक कोलिजन होगी, मतलब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा जी, कंजर्व्ड रहेगा। एक्सर्ट फोर्सेस ओनली ड्यूरिंग कोलिजन, और कोलिजन के दौरान ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे जी, फोर्सेस लगाएंगे। अगर दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं,
तो कोलाइड करने से ये क्या करेंगे जी, एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 क्या है जी, सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ग्रेटर देन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हम दो अगर पार्टिकल ले लें, मॉलिक्यूल ले लें दो, इनके दरमियान सेपरेशन को हम D से डिनोट करते हैं और इनके साइज को हम S से डिनोट कर देते हैं। अब ये देख लें ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कितना दूर हैं, इनके ये जो डिस्प्लेसमेंट है इनके दरमियान, ये इनके साइज से क्या होता है जी, ज़्यादा होता है। उसके बाद 7 पॉइंट क्या है जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर रैंडम मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बेतरतीब मोशन होती है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, एंड चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर कोलिजन। और टकराने के बाद ये दो अगर मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं गैस के, पहले ये इस डायरेक्शन में आ रहा था और ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे और ये इस डायरेक्शन में, तो कोलिजन के बाद इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के कि इनको अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इनका मुआयना करें तो ये हमें रिजिड बॉल्स की तरह नज़र आते हैं। और फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम कोई फाइनाइट हिस्सा ले लेंगे वॉल्यूम का तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इनकी कोलिजन हमेशा क्या होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी, जिसके अंदर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। एग्जर्ट फोर्सेस ओनली ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान ही एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। पॉइंट नंबर 6 क्या है, सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ग्रेटर दैन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और पॉइंट नंबर 7 क्या है जी, मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर रैंडम मोशन एंड चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन। हर कोलिजन के बाद उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और उसके बाद जो हमने हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, ये इंशाल्लाह आगे हम डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। ये सारी बेस बनाने का मतलब ये था कि हमारे पास आगे एक टॉपिक आने वाला है प्रेशर ऑफ गैस। तो ये गैसेस का जो प्रेशर है इसको हमने स्टडी करना है, तो उसके लिए ये सारी हमने बेस बनाई है ताकि आगे जो जब हम उसको पढ़ें तो उसको पढ़ने में हमें क्या हो जी, आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।